चलिए दोस्तों, आज मैं आपको छत्तीसगढ़ के इतिहास पढ़ाऊंगा। छत्तीसगढ़ के इतिहास में आपको कवर्धा के फड़ी नागवंश और बस्तर के छिंदक नागवंश के बारे में बताऊंगा। देखिए, जो नागवंश थे, टीचर भर्ती में ज़्यादा इसका सेगमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी जान लीजिए, ये दो भाग में टूटे हुए थे। दो भाग में इसका विभाजन था मुख्यतः। ठीक है, एक भाग था कवर्धा में, ठीक, जो फड़ी नागवंश था, और एक था बस्तर वाले एरिया। बस्तर में था छिंदक नागवंश। छिंदक नाग वंशों का शासन था। ठीक, और यहाँ पे था कवर्धा में फड़ी नागवंश। फड़ी नागवंश ठीक है, ये दो एरिया था। अब अपन देखेंगे कवर्धा के फड़ी नागवंश के बारे में। इसका शासनकाल क्या था? याद रखना, इसका शासनकाल था 11 से 14वां सदी। ठीक है, 11वीं से 14वीं सदी इसका शासनकाल था। और शासन क्षेत्र क्या था? तो वह कवर्धा था। साथ ही साथ में इसके संस्थापक को आप देख लीजिए। अब इससे टीचर भर्ती में तो ज़्यादा कुछ पूछेगा नहीं, एक क्वेश्चन पूछेगा। फिर भी संस्थापक में आपको एक ही नाम याद रखना है, अहिराज। ये नाम आपको याद रखना है। ठीक, याद रखना, पूछा जाता है कि क्या इन्होंने कलचुरियों के अधीन शासन किया था? हालांकि नागवंश को स्वतंत्र शासक बोला जाता था, लेकिन आखिरी समय पे, ठीक है, ये जो है आखिरी समय पे इन्होंने वाकई में कलचुरियों के अधीन में शासन किया था। तो याद रखना, अंतिम समय पे लिखना इसमें आप, अंतिम समय पर कलचुरियों के अधीन इन्होंने शासन किया था। ठीक है, जब उन्होंने पूरा इस क्षेत्र को जीत लिया था, कवर्धा वाले एरिया को, कलचुरियों के अधीन शासन किया था। ठीक है, ये बात को याद रखना आप। इसके जो शासक थे, गोपाल देव का नाम आप लोग को बता रहा हूँ मैं। गोपाल देव का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। गोपाल देव ने 1089 में, आप उसे चाहो तो 1089 कहो, चाहो तो 11वीं सदी कहो, छपरी के पास में जगह का नाम है चौरा गांव में। चौरा गांव में भोरम देव मंदिर बनाया था। तो किसने बनाया? गोपाल देव ने बनवाया था। कब? ऑथेंटिक है 1089, 11वीं सदी में, है ना। किस गांव के पास में? तो चौरा ग्राम के पास में। किस मंदिर का निर्माण कराया भाई? हैं, भोरम देव मंदिर का बनाया था। ठीक है, और गोपाल देव के सहयोगी लक्ष्मण देव राय थे, है ना। तो इसका भी जानकारी याद रखना कि इसको बनाने के लिए जो लक्ष्मण देव राय था, उन्होंने सहयोग किया था। और छपरा के पास में अभिलेख इसके प्रमाण हैं। केवल गोपाल देव का नाम ही आप उसके लिए मत याद रखना, लक्ष्मण देव राय ने भी सहयोग किया था। ठीक है, इस मंदिर को निर्माण कराने में। और इसे खजुराहो के मंदिर या छत्तीसगढ़ का खजुराहो भी कहा जाता है, या खजुराहो के मंदिर की तरह दिखने वाला कहा जाता है। ठीक, इसे नागर शैली, चंदेल शैली में बोलो या नागर शैली बोलो, दोनों, ये चंदेलों की शैली थी। ठीक है, तो इसे नागर शैली में बनाया गया है। कौन से शैली में? मंदिर निर्माण के 3 सरमी, नागर, बेसर और द्रविड़ 3 शैली होता है। तो ये नागर या चंदेल शैली बोल सकते हो आप। ठीक है, तो चंदेल शैली में ये निर्मित हुआ था या नागर शैली में, ये बातें याद रखना। उसके बाद आता है रामचंद्र देव। रामचंद्र देव ने क्या किया था? मड़वा महल बनाया था। मड़वा महल को दूल्हा देव महल बोलते हैं, और दूसरा है छेरका महल। तो कब बनाया था और कहाँ पे बनाया था? याद रखना, इसमें अगला जो टर्म आता है, अगला जो नाम आता है, किसका? रामचंद्र देव का। तो रामचंद्र देव ने 1349 में मड़वा और छेरका महल बनाया था। मड़वा महल और छेरका महल। छेरका महल इसलिए छेरी की गंध आती उस जगह से। ठीक है, तो रामचंद्र देव ने किया था। और कलचुरी राजकुमारी अंबिका देवी के साथ विवाह हुआ था रामचंद्र देव का। किसके साथ? अंबिका देव के साथ। और अंतिम शासक जो थे इसके, वो थे मोनिंग देव। कौन थे? मोनिंग देव। ये अंतिम शासक थे ना, मोनिंग। सबसे अंतिम में इनका नाम आता है। अंतिम कौन थे? मोनिंग देव। तो मोनिंग देव जो है अंतिम शासक। इतना ही मेन चीज़ें है, और इसमें ज़्यादा आपको परेशान नहीं है होना। और इसमें
उतना दिमाग लगाना भी नहीं है ना। कवर्धा महल अगर आप देखो तो उसका डिज़ाइन किसने किया, उसका क्वेश्चन एक बार पूछा था 2014 में, आरडीए के क्वेश्चन था। तो महाराजा धर्मराज सिंह ने डिज़ाइन किया था कवर्धा महल का, और वहाँ पे हाथी गेट है, हाथी दरवाज़ा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका कवर्धा का। अब अपन देखेंगे कि इसको बस्तर के बारे में देखेंगे, छिंदक नागवंश के बारे में। इसको क्या कहते हैं? छिंदक नागवंश। इसका शासनकाल क्या था? तो ये था 1023 से इसका शासनकाल मानना है। कहाँ तक? 1324 तक, ठीक है। 1023 से 1324 इसका शासनकाल है। इसकी राजधानी क्या थी? बारसूर के पास में एक जगह है चक्रकोट, है ना। तो चक्रकोट इनकी राजधानी थी, आप याद रखेंगे, ठीक है। और इसकी उपाधि क्या थी? ये जो छिंदक नागवंश थे बस्तर के, ये भोगवतीपुरेश्वर का मैं पहले बता चुका हूँ, वहाँ पे उपाधि लिए थे, है ना। और इसके कुछ स्रोत है जानकारी के, जैसे कि कुरुसपाल अभिलेख, तो सोमेश्वर देव प्रथम के बारे में जानकारी मिलता है। टेमरा से सती प्रथा के बारे में, टेमरा का सती अभिलेख है, हरिश्चंद्र देव का, ये सब पता चलता है ना। अब इसके जो झंडा होता था, ध्वज होता था, उसमें किसका चिन्ह था? तो सांप का, है ना। ध्वज जो था वो सांप का उसमें चिन्ह बना था, ठीक है, सांप का। तो चीज़ पूछा जाता है। और राज चिन्ह में बाघ था, है ना, बाघ का और बाघ के शावक का राज चिन्ह। अब बात आता है इसके संस्थापक कौन थे। तो बस्तर का, क्योंकि टीचर भर्ती में ज़्यादा कुछ तो आने वाला है नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको इतना डिटेल बता रहा हूँ। समय कम है, नहीं है, समय तो बहुत है, लेकिन फिर भी एक क्वेश्चन आएगा करके ज़्यादा मैं डिटेल नहीं घुस रहा हूँ, ठीक है। तो इसके संस्थापक में आप याद रखेंगे, ये आएगा नृपति भूषण। कौन है इसके संस्थापक भाई? है ना। तो बस्तर के छिंदक नागवंश के संस्थापक थे नृपति भूषण, इसके संस्थापक थे, ठीक है। और उसके बाद में वंश इसका चालू होगा। फिर आएगा कौन? जगदेव भूषण आएगा, जैसे धारावर्ष बोलते हो। मधुरांतक आएगा, सोमेश्वर प्रथम आएगा, कन्हर देव आएगा, राजभूषण आएगा, ठीक है, नरसिंह देव आएगा, कन्हर देव द्वितीय आएगा, जयसिंह आएगा। और अंतिम शासक कौन थे? अंतिम आएगा, सीधा संस्थापक को जानो और अंतिम को जानो, हरिश्चंद्र देव भी लिखा जाता है कई जगह, ठीक है। आप चाहो तो कहना चाहिए कि हरिश्चंद्र के नाम में मार लेना, लेकिन हरिश्चंद्र देव भी लिखा जाता है, ठीक। तो ये हो गया, है ना। और बारसूर में भी इन्होंने बहुत सारा चीज़ किया, जैसे चंद्रादित्य सरोवर, है ना, चंद्रादित्य चंद्र मंदिर या चंद्रादित्य सरोवर भगवान शिव को समर्पित है, ठीक है। और 147 मंदिर उन्होंने बनवाया है भाई, है ना। प्राचीन बस्तर वाले क्षेत्र में 147 मंदिर और तालाब भी बनवाए थे। और अभी वर्तमान में तो वो मंदिर और तालाब देखने को समझ में नहीं आएगा देखोगे तो, लेकिन इतने इन्होंने बनाया है। 147 मंदिर बनाए हैं और उतने ही 147 तालाब भी ये बस्तर में बनाए हैं, है ना। तो इनके समय पे महामंडलेश्वर जो है उपाधि जो होता था सेनापति को दिया जाता था, ठीक है। और बस इतना ही है, अभी ज़्यादा तो समय है नहीं, एक ही क्वेश्चन पूछेगा, इसीलिए मैं यहाँ पे इसको समाप्त करता हूँ। कवर्धा का फरी नागवंश और बस्तर का छिंदा नागवंश, ठीक है। मैं अब आपको कुछ यहाँ पे क्या बताऊँगा, जनजातीय विद्रोह को बताऊँगा। ज़्यादा नहीं, मतलब 2-3 ऐसे विद्रोह बताऊँगा जो बहुत पूछा जाता है। जैसे हल्बा विद्रोह, आप चाहे हल्बा लो, चाहे आप परलकोट लो, चाहे आप तारापुर विद्रोह लो, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। मेड़िया विद्रोह भी पूछा जाता है। तो अपन क्या करेंगे, 2-3 विद्रोह को भी यहाँ पे देखेंगे, जिससे क्वेश्चन फ्यूचर में आ सकते हैं, बन सकते हैं, ठीक है। इसको हल्बा विद्रोह कहते हैं। हल्बा विद्रोह ये एक ऐसा विद्रोह था जिसमें पूरे हल्बाओं को समाप्त कर दिया गया था, ठीक। ये प्रारंभ कब हुआ था? तो ये 1774 में हुआ था और पूरा 77 तक ये चला। 1774 से 1777 तक इसका टाइम पीरियड था। कहाँ पे हुआ? बस्तर में हुआ। लेकिन इसमें क्या पूछा जाता है, शुरुआतकर्ता कौन थे, ठीक। तो ये उस समय के शासक थे जिन्होंने प्रारंभ किया इसे, प्रारंभकर्ता, ठीक है। इस चीज़ को देखना। तो प्रारंभकर्ता कौन थे? शुरुआतकर्ता अजमेर सिंह, ठीक है। अजमेर सिंह और दरियादेव 2 लोग थे, लेकिन अपन यहाँ पे क्या करेंगे, नेतृत्वकर्ता या शुरुआतकर्ता को या शासक को समझेंगे। तो ये थे कौन? अजमेर सिंह नेतृत्वकर्ता थे। इन्होंने इस हल्बा विद्रोह का क्या किया था? नेतृत्व किया था। देखिए कारण क्या था,
अजमेर सिंह और दरियादेव के बीच में उत्तराधिकार का युद्ध हो रहा था। क्या हो रहा था? उत्तराधिकार का युद्ध ही इसका मेन कारण था। आपसे पूछा जाएगा कि इसका रीज़न क्या था, ठीक है, हलवा विद्रोह का, तो आप बताएंगे उत्तराधिकार अजमेर सिंह और दरियादेव के बीच में। परिणाम क्या हुआ? 1774 में ये अंग्रेज़ों के साथ में मिल जाता है, अंग्रेज़ मराठे सबके साथ मिल जाता है, अब पूरे हलवा विद्रोह को मार दिया जाता है ना। और 1774 में जो अजमेर सिंह होता है, जो जिसने युद्ध को चालू किया था, उसकी यहाँ पे कहना चाहिए कि बहुत ही गंदे तरीके से वो उसकी हत्या कर दी जाती थी, मतलब ये शहीद हो जाता है। ठीक है, कब की बात है? 1777 में वो शहीद होता है। ठीक, ये तो हो गया, लेकिन इसमें क्या है, एक टर्म आता है, इसमें होता है कोट पाट की संधि होती है। ठीक है, तो आपको पूछा जाएगा कि कोट पाट की संधि किस विद्रोह में हुई थी? तो हलवा विद्रोह के दौरान हुई थी। ठीक, अब इसमें आता है मराठा और अंग्रेज़ों के खिलाफ ये पहला विद्रोह था। मराठा और अंग्रेज़ दोनों बस्तर के आदिवासी के खिलाफ हो गए थे। तो इसे एक और नाम दिया जाता है क्या? काकती वंश का पतन। तो याद रखना, जो चालुक्य जो थे, है ना, जो यहाँ पे काकती साम्राज्य को चला रहे थे, ठीक है, तो इसको बोलते हैं कि काकती वंश का पतन इसी से हुआ। जो काकती वंश है उसका पतन किससे हुआ? तो याद रखना, हलवा विद्रोह से, ऐसी मान्यता है। ठीक, अब अपन इसके बाद में देखते हैं क्या? तो परलकोट विद्रोह। परलकोट विद्रोह भी अपने आप में बहुत ही ज़्यादा मतलब फेमस विद्रोह है। परलकोट का विद्रोह, ये सब अधिकार और सच्चाई की और जल जंगल ज़मीन की लड़ाई होती है। ठीक है, तो परलकोट का विद्रोह जो होता है कब हुआ? पहला तो ये बात याद रखना, तो ये 1824 से 25 पूरा साल भर चल रहा था, 24 से 25। महिपाल देव जो है इसके लिए जाने जाते हैं। कैसे जाने जाते हैं? महिपाल देव जो है शासक थे इस समय पे, लेकिन नेतृत्वकर्ता कौन था? गेंद सिंह था। ठीक है, तो महिपाल देव क्या है? राजा थे या शासक थे उस समय पे, और नेतृत्व करने वाला नेता कौन था? तो नेतृत्व करने वाला था गेंद सिंह। कौन था बेटा? गेंद सिंह। ये क्या कर रहा था? नेतृत्व कर रहा था। ठीक है, इसका। और ये परलकोट विद्रोह क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जमींदार थे। कहाँ के? तो इसी परलकोट के जमींदार थे, है ना। परलकोट के क्या थे? जमींदार थे। ठीक है, तो ये बात को आपको याद रखना है। राजा कौन था? महिपाल देव। नेतृत्व किसने किया? गेंद सिंह ने। कब की बात है? 1824 से 25 की। अब जमींदार कौन थे? तो ये परलकोट के जमींदार थे गेंद सिंह। ठीक, इसमें याद रखना परलकोट के राजा को क्या कहा जाता था। अगर आपसे पूछा जाए तो परलकोट के जो उस समय राजा होते थे, ठीक है, तो उसको परलकोट का राजा भूमिया कहलाता था। याद रखना, पूछा जाता है कि परलकोट के राजा को क्या कहा जाता था, तो उसे भूमिया कहा जाता था। ठीक है, ये तो हमने जान लिया। काकती शासक जो है उस समय पे पूरा विस्तार करते करते बस्तर क्षेत्र के साम्राज्य को विस्तार कर रहे थे। ठीक है, और परलकोट पहुँचे, तब वहाँ पे भूमिया राजा युद्ध करने के बजाय मित्रता कर लिए उनसे, और उन्हीं के अधीनता को वो स्वीकार कर लिए काकती होके। ठीक है, लेकिन हुआ क्या कि वो मित्रता कर ली थी, युद्ध हुआ नहीं था। तो जमींदार जो मतलब अब उनको बोले कि ठीक है, अब जमींदार हो यहाँ के, तो आप एक काम करो, आप यहीं शासन करो, आप हमारे मित्र बन गए हैं, युद्ध भी नहीं हुआ, तो आप जो इस जगह बैठ के शासन करो, है ना। तो इसीलिए दो तरीके से इसे एक भूमिया भी कहा जाता था, क्योंकि भूमि के वो मालिक होते थे, जमींदारी को देखते थे। दूसरा राजा क्यों कहा था? क्योंकि बस्तर राजा जो है उसको खुद वहाँ का जमींदार नियुक्त कर दिया था। तो दो उपाधि थी, भूमिया और बस्तर का राजा। ठीक है, याद रखना। इस युद्ध का उद्देश्य क्या था? ये जो परलकोट का विद्रोह जो हुआ, उसका उद्देश्य था शोषण से बचाना, जो अबूझमाड़ के जो लोग थे उनको बचाना इससे, है ना। वो चाहते थे कि यहाँ किसी भी प्रकार का शोषण ना हो, है ना। और इसका प्रतीक चिन्ह क्या था? तो धावड़ा वृक्ष की टहनी। याद रखना, इसका प्रतीक अगर पूछता है आपको कि प्रतीक चिन्ह क्या था, तो ये था धावड़ा वृक्ष की टहनी, ये उसका प्रतीक चिन्ह था। ठीक है, तो इससे सबसे क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसका दमन किसने किया? तो
कैप्टन पैब ने किया था। किसने दमन किसने किया बेटा? तो कैप्टन पैब। एगन्यू ने भेजा था इसको। किसने भेजा था? तो एगन्यू ने भेजा था कि जाओ भाई उसे तुम दमन कर दो, है ना, पूरे औजार हथियार ले जाओ और उसके दमन कर दो। और ठीक इसको फांसी हो गया गेंद सिंह को, है ना। बोले कि तुम तो हमारे राजद्रोह कर रहे हो। तो कब दिया गया? याद रखना, ये 20 जनवरी 1825 की घटना है। इसी दिन इसे फांसी हुआ था। ये फांसी का तिथि बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। 20 जनवरी 1825 को उसे फांसी दे दी गई थी। और बस्तर का, इसे गेंद सिंह को बस्तर का प्रथम शहीद माना जाता है। छत्तीसगढ़ का मत लेना, वीर नारायण सिंह को लेना, लेकिन बस्तर का लेना। बस्तर का प्रथम शहीद अगर कोई है तो ये कौन है? परलकोट के विद्रोहकर्ता गेंद सिंह। ठीक, गेंद सिंह को बस्तर का प्रथम शहीद माना जाता है। ठीक है। और एगन्यू ने कैसे इसको गेंद सिंह को गिरफ्तार किया था मालूम है? ये क्या किया था एगन्यू ने? इन्होंने चांदा से सहयोग मांगा था। चांदा के सहयोग से मराठाओं के द्वारा चांदा से वो बोला कि भाई एक काम करो, आप सैनिक भेज दो। ठीक है, क्योंकि मराठाएं खुद इनके अधीन में आ चुके थे। तो चांदा से सैनिक ये बुलाए थे और उन्हीं के माध्यम से ही इनको गिरफ्तार किया गया। कुछ लोकल लोगों ने भी धोखा दिया था। ठीक है, तो ये चीज़ हमको पूरा याद रखना है। परलकोट विद्रोह 1824-25 में हुआ था। महिपाल देव राजा था। गेंद सिंह जो है नेतृत्व करने वाला था। ठीक है, और परलकोट के जमींदार हुए। और पूरा कहानी भी बता दी हूँ कि जमींदार इसे क्यों कहा गया, भूमिया क्यों कहा गया, राजा क्यों कहा गया, क्योंकि खुद राजा ने उसे जमींदार बनाया था। ठीक है, परलकोट के क्षेत्र को धीरे धीरे जीतते जीतते वहाँ पे पहुँचे थे। तो लड़ाई नहीं हुआ था, आपस में मित्रता हो गया था। ठीक है, तो शासक कौन थे उस समय? महिपाल देव थे। नेतृत्वकर्ता मेन हीरो कौन था? तो मेन हीरो था इसका गेंद सिंह। कौन था? ये गेंद सिंह। ठीक है, प्रतीक क्या है? धावड़ा वृक्ष की टहनी थी, है ना। और एगन्यू ने पैब को भेजा, कैप्टन पेव, उसने जाकर के क्या किया? उसका दमन कर दिया। और इनको जो है गेंद सिंह के राजा को क्या कहा जाता था? भूमिया कहा जाता था। ठीक है, जो जमींदार होते थे वो उसको राजा भी कहा जाता था। राजा की उपाधि उन्होंने दी थी कि जो जमींदार है उसको राजा भी कहा जाएगा। और लोकल लैंग्वेज में भूमिया कहा जाता था। भूमि के वो मालिक होते थे, स्थानीय भूमि के मालिक। ठीक है, ये सब हमने देख लिया। और गेंद सिंह को फांसी जो है कब हुआ? 20 जनवरी 1825 को हो गया। ठीक, अब एक टर्म आता है तारापुर विद्रोह। दलभंजन सिंह का नाम आएगा। ठीक है, तो यह है तारापुर का विद्रोह। ये ठीक है, तारापुर विद्रोह का टाइम पीरियड याद रखना। टाइम पीरियड पूछेगा 1842 से 1854। कब हुआ था? 1842 से 1854। इसमें राइटिंग अच्छा नहीं बनता है यार, देख लेना ना। वैसे तो इसमें क्या कहीं भी मेरी राइटिंग अच्छी नहीं बनती है। ठीक है, तो तारापुर विद्रोह कब हुआ था? 1842 से 1854। इस समय शासक कौन थे? भूपाल देव थे। ये भूपाल देव और शासक थे, मतलब राजा थे। शासन जो है बस्तर में यही कर रहे थे। ठीक, अब तारापुर के लिए नेतृत्वकर्ता कौन थे जिसको आपको जानना है? तो मेन नेता थे जो नेतृत्व कर रहे थे वो थे दलभंजन सिंह। बस इसको याद रखो, दलभंजन सिंह। ठीक है, दलभंजन सिंह जो है वो कहाँ परगना के मालिक थे? परगना के, है ना। तो ये तारापुर परगना के, इसीलिए तारापुर शब्द को जोड़ा गया है। तो परगना का क्या नाम था? आपको पूछे तो बता देना कि ये तारापुर परगना का हेड था। ठीक है, तारापुर परगना का क्या था? हेड था। और ये विरोध क्यों हुआ? तो कर बढ़ा दिया गया था, इसीलिए विद्रोह हुआ था ना। तो इसका कारण क्या था बोला तो बोल देना, कर वृद्धि का विरोध, इसलिए ये विद्रोह आगे बढ़ गया। 42 में चालू हो गया था। ठीक है, और इसके परिणाम क्या हुए थे, है ना। तो इसमें ये सफल था बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें जो कर वृद्धि का जो आदेश था उसको वापस ले लिया गया था। ठीक है, तो किसने जो मेजर थे उस समय के, मेजर विलियम्स। ठीक है, तो उसने वापस कहा, बोला कि ये काम करो। मेजर विलियम्स ने क्या किया था? कर वृद्धि को वापस ले लिया। किसको? कर वृद्धि को क्या किया? वापस लिया। ठीक है, तो मेजर विलियम्स का नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखना। किसने कर वृद्धि को वापस लिया? तो मेजर विलियम्स ने, है ना। कर वृद्धि के कारण ही ये सब विद्रोह हुआ था। तो यहाँ पे सब हमने मेन चीज़ों को देख लिया। ठीक है, और आगे हम लोग इसको देखते हैं, है ना। अब इसमें हम लोग आगे देखेंगे क्या है? मेरिया विद्रोह। ये भी इम्पॉर्टेंट है, हिडमा माझी का नाम इसमें आने वाला है।
मेरिया भी इसको लिखते हैं और मीडिया भी लिखते हैं। देखिए कंफ्यूज मत होना, है ना। अलका ने मैसेज किया था सर इसको मेरिया बोलूं कि मीडिया बोलूं, तो याद रखना दोनों इसी को बोलते हैं, ठीक है। मेरिया विद्रोह और मीडिया विद्रोह, ठीक है। इसका टाइम पीरियड क्या था, 1842 में ये चालू हुआ बेटा, है ना। अब ये चलते 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 पूरा 1863 तक चला। तो ये टाइम पीरियड को पूछता है कि इसका कहाँ से कहाँ चालू हुआ था। शासक कौन थे इस समय पे, ये भी आपको याद रखना है। तो शासक थे भूपाल देव, जो उस समय थे, तारापुर के समय भी यही थे। और इसका नेतृत्व करने वाला नेता कौन था, तो इसका नेता था हिडमा माझी। कौन था, हिडमा माझी। हिडमा भी लिखा है कई जगह, हिंडमा लिखा है, हिडमा माझी आपको दिमाग में रखना है। ये क्या थे, इसके नेता थे, ये इसके शासक थे, वो इसका टाइम पीरियड था। इसमें हुआ क्या था, उद्देश्य क्या था, अंग्रेजों ने जो सदियों से चलते आ रही थी नरबली प्रथा, दंतेश्वरी मंदिर की घटना है, वहाँ पे चल रहा था सदियों से नरबली प्रथा। तो बलि प्रथा पर रोक का विधेयक पारित जब हुआ ना, तो नरबली प्रथा को बोला कि काम करो, है ना, यहाँ पे नरबली प्रथा को रोक दो। तो इसी नरबली प्रथा के विरोध में, मतलब इसके ना रोका जाए, इसी के विरोध में इसे आप क्यों रोकना चाहते हो, ये तो हमारा सदियों से आस्था है, बोला, है ना। सदियों से क्या है, ये हमारा धार्मिक आस्था है, आप इसे ना रोकें, आदिवासियों का ये कहना था। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, नरबली हमको नहीं चाहिए, हमारे शासनकाल में ये चीज़ें गलत है। तो इसीलिए सदियों से इस चली आस्था को रोकने की कोशिश अंग्रेजों ने किया। तो नरबली प्रथा के विरोध में फिर ये मेरिया विद्रोह हो गया, ठीक। अब इसके दो प्रमुख पहलू है ना। इसमें क्या होता है, जो नरबली प्रथा पहले दंतेश्वरी मंदिर में चल रही थी, जो उसमें मानव की बलि दी जाती थी, उसी को मेरिया कहा जाता था। उस बलि को मेरिया, अर्थात मेरिया यहाँ पे टोटल, इसीलिए मेरिया विद्रोह कहा जाता है। तो दमन किसने किया, याद रखना, इसके दमनकर्ता को पूछता है। आपने नेतृत्वकर्ता नेता को देख लिया, लेकिन दमनकर्ता कौन था, कैंपबेल। याद रखना, कैंपबेल ने दमन किया था, और जांचकर्ता जो था वो मैकफरसन था। उन्होंने इस विद्रोह का जांच भी किया था, ठीक है। तो आपको पूछा जाएगा जांचकर्ता, भाई अंग्रेज के ही पक्ष में बात करेगा, ठीक है। तो ये थे मैकफरसन। तो ये सब इम्पोर्टेंट हमने चीज़ों को यहाँ पे पूरे विद्रोह में देखा, ठीक। अब इतना तो हम लोग समझ गए कि धार्मिक हस्ता एक प्रबल आस्था होती है, और इस पर छेड़छाड़ से ऐसे विद्रोह भी सामने आते हैं। देखो 42 से चलते हुए कहाँ पूरा 21 साल तक वो खिंचा गया, है ना। अब आएगा क्या, लिंगागिरी विद्रोह। लिंगागिरी विद्रोह, लिंगागिरी विद्रोह, इसका टाइम पीरियड क्या था, याद रखना। ये 1856 पे इसका टाइम पीरियड आपको लेना है। देखना 57 की क्रांति सामने है। लिंगागिरी विद्रोह का टाइम पीरियड 1856। शासक थे भैरम देव। इस समय शासक कौन थे भाई, तो भैरम देव साहब थे, शासक थे भैरम देव। ये उस समय राजा थे बस्तर के। अब लिंगागिरी विद्रोह के बारे में क्या है, क्या किसका नाम आता है, तो धुरवा राम का इसका नेता जो है वो पूछा जाता है, धुरवा राम। धुरवा राम माड़िया भी लिखते हैं, क्योंकि माड़िया जाति का था, ठीक है। लेकिन नाम पूछना है धुरवा राम, ठीक है। ये नेता था, इसने लिंगागिरी विद्रोह का नेतृत्व किया था, ठीक है। अंग्रेजी राज्य में बस्तर को ना मिला, वो क्या कर रहे थे, जो हमारा बस्तर है ना, ये साउथ वाले एरिया को क्या कर रहे थे, वो अंग्रेज अपने कब्जे में ले रहे थे, क्योंकि मराठाओं पे वैसे भी जीत चुके थे। अब पूरे छत्तीसगढ़ में मराठा का शासन था। तो उद्देश्य क्या था, ये था कि अंग्रेजी राज में ना मिलाया जाए, अंग्रेजी राज में विलय की अस्वीकृति, है ना, विलय पर असहमति या विलय की असहमति, है ना, ये चाहते थे धुरवा राव कि हम अंग्रेज़ों के अधीन काम नहीं कर सकते, उसके अंदर में रह नहीं सकते, ठीक है। फिर क्या हुआ, बस्तर का दूसरा शहीद इसको माना गया कि इसको धुरवा राव को फांसी दे दिया गया, ठीक है। तो इसे याद रखना, आपको पूछा जाएगा ये क्या थे, तो बस्तर के दूसरे शहीद माने गए, आदिवासी शहीद, है ना।
तो बस्तर के दूसरे शहीद ये हो गया। और याद रखना इसी विद्रोह को बोला जाता है बस्तर का महान मुक्ति संग्राम। क्या कहा जाता है? बस्तर का महान मुक्ति संग्राम। कौन सा विद्रोह को बस्तर का महान मुक्ति संग्राम कहा जाता है? तो आप लेंगे क्या? लिंगागिर विद्रोह। ठीक है, अब आगे अपन देखते हैं लिंगागिर विद्रोह के बाद में कोई विद्रोह। क्या देखेंगे अपन? कोई विद्रोह। ये कब हुआ था? 1859 में, 56 के बाद में 57 की क्रांति हो चुकी थी, 59 का समय था। कोई विद्रोह को अपन देख करके चलते हैं। तो कोई विद्रोह में बस एक ही चीज़ याद रखना है, नागुल दोर्रा इसके थे, है ना। ये इसका कारण क्या था जानते हो? जो साल पेड़ था ना, साल वृक्ष, वो बहुत महंगा पेड़ था, बहुत मजबूत पेड़ था। और ये साल वृक्ष पे देवता है ऐसा मानते हैं आदिवासी लोग, है ना, देवता रहते हैं ऐसा करके। तो इसकी कटाई का विरोध हो रहा था कि भाई इसको मत काटो, कटाई का विरोध हो रहा था, है ना। तभी ये कहना चाहिए कोई विद्रोह करना पड़ गया। कब? 1959 की बात है ना। तो इस समय भी शासक कौन थे? तो राजा थे भैरम देव। याद रखना, राजा को भी कभी पूछ देता है तो आप जो है दिमाग में बता देंगे, है ना। भैरम देव, भैरम देव इस समय ये शासक थे। कौन? भैरम देव। ये शासक थे। ठीक है, अब ये तो हो गए शासक। अब शासक के अलावा कोई विद्रोह का नेता कौन था, है ना। नेता कौन था? नागुल दोलरा था। तो नेता था नागुल दोरला। और आपको पता है जब आप नागुल दोर्रा के बारे में पढ़ते हो तो आपसे पूछा जाता है कि ये कहाँ का जमींदार था। याद रखना, नागुल दोर्रा जो था वो पोते कला, ठीक है, पोते कला का जमींदार था। आपसे पूछा जाएगा तब आप बताएंगे कि कोई विद्रोह का जो नेता था नागुल दोर्रा कहाँ का जमींदार था? पोते कला का जिम्मेदार था। ठीक है, और जग्गा राजू नाम का कोई था, भेज्जी का जमींदार, उसने क्या किया था? सहयोग किया था। ठीक है, तो इसी विद्रोह को क्या कहा जाता है मालूम है? इसे कहा जाता है चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन के समान विद्रोह, क्योंकि चिपको आंदोलन में क्या है? वृक्षों की कटाई के लिए चिपक जाते थे वृक्ष से, तो वैसे ही साल वृक्ष की कटाई के लिए आदिवासी लोग ऐसे साल से चिपक गए थे। तो चिपको आंदोलन की तरह विद्रोह बोलते हैं इसको। और याद रखना, इसमें साल वृक्ष की कटाई हो रही थी कोई विद्रोह में, इसीलिए इसके जो नेता थे नागुल दोर्रा, उन्होंने कहा कि अगर तुम साल की पेड़ को काटोगे, अगर साल वृक्ष को क्या करेगा? काटा जाएगा, तो एक साल के पीछे एक व्यक्ति का सिर। ये स्टेटमेंट किसने दिया था? तो इस आदिवासियों ने दिया था, जिसका नेता कौन था? नागुल दोर्रा। बोला कि एक व्यक्ति के एक साल के पीछे, एक साल का पेड़ अगर तुम काटोगे तो उसके पीछे हम क्या करेंगे? एक व्यक्ति का सिर काट देंगे। ठीक है, तो ये बात को याद रखना, कोई विद्रोह में इसको पूछा जाता है। अगला है मूरिया विद्रोह। मूरिया बोलो, मूरिया बोलो, जो आपको कहना है आप कहो। ठीक है, तो मूरिया विद्रोह कब हुआ था? 1876 में, झाड़ा सिरहा के उसमें। तो ये है मूरिया विद्रोह 1876। ठीक है, इसके नेता कौन थे? झाड़ा सिरहा। इसके नेता कौन थे? तो झाड़ा सिरहा। ये सभी आदिवासियों ने हमारे लिए कितना सारा अपना बलिदान दिया, तब जाके आज हमारा छत्तीसगढ़ जो है सुरक्षित है। और आज भी कहना चाहिए सबसे ज़्यादा अन्याय इनके साथ होता है। तो इसके नेता कौन थे? झाड़ा सिरहा। राजा अभी भी भैरम देव है। राजा अभी भी कौन है? तो अभी भी राजा है भैरम देव। राजा को पूछा जाता है कि ये जब विद्रोह हुआ, मूरिया विद्रोह, तो उस समय कहना चाहिए कि राजा कौन था, तो वो आपको दिमाग में रखना है। ठीक, कारण क्या था? इन्होंने क्या किया था? अंग्रेजों ने दीवान बना दिया था गोपीनाथ को। तो दीवान किसे बनाया? दीवान बनाया था गोपीनाथ को, याद रखना। कई जगह गोपीनाथ कापरदास लिखा है और कई जगह गोपीनाथ का कुछ और एक नाम लिखा है कि कपड़दार लिखा है, कई जगह कापरदास लिखा है। आप इसको कपड़दार को भी याद रख सकते हो, कपड़दार। कई जगह गोपीनाथ कापरदास भी लिखा है। मैं दोनों नाम लिख रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को हेल्प हो जाए। तो ये क्या हुआ था कि एक तो गोपीनाथ जो है बहुत क्रूर था, और इसको क्या किया?
दीवान बना दिया, है ना, दीवान बना दिया गोपीनाथ को। और ऊपर से इनकी जो दमनकारी नीति थी, ऑटोक्रेसी भी इनकी नीति थी, है ना। तो ऑटोक्रेसी नीति के कारण भी इनका कहना चाहिए ये स्थिति आया कि हमको मुड़िया विद्रोह करना पड़ गया था। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ था, इसका प्रतीक चिन्ह था आम के पेड़ की टहनी, इसकी प्रतीक चिन्ह थी। ठीक, तो ये आम की टहनी लिख लेना, आम वृक्ष की टहनी, ये इसका प्रतीक चिन्ह था। ठीक है, अगर तुमसे पूछा जाए कि मुड़िया विद्रोह का प्रतीक चिन्ह क्या था, तो आम वृक्ष की टहनी थी, इतना तुम दिमाग में रखना। और दमन किसने किया था, तो मैक जॉर्ज ने क्या किया था, ये दमन कर दिया था इस विद्रोह का। तो दमन करता बोले जाए तो मैक जॉर्ज को आप दिमाग में रखेंगे, है ना। इसमें फिर बस्तर में मुड़िया दरबार का आयोजन हुआ था कब, 1876 को 8 मार्च 1876 को ये जगदलपुर में दरबार आयोजन, ये बस्तर दरबार या जगदलपुर दरबार या मुड़िया दरबार का आयोजन हुआ था। ठीक है, सब बोलते हैं, मुड़िया दरबार भी बोलते हैं, बस्तर दरबार भी बोलते हैं, जगदलपुर दरबार भी बोलते हैं। तो कब हुआ था, 8 मार्च 1876 में जगदलपुर में, क्योंकि राजा वहीं हैं। पूरे आदिवासियों का वहाँ पे क्या होना चाहिए कि हत्या इत्यादि हुआ था, तो सब नाखुश थे। तो सबको खुश करने के लिए 8 मार्च 1876 को क्या किया था, काला दिवस, 2 मार्च को पहले काला दिवस मनाया गया था। ठीक है, क्या इतना ज़्यादा आप क्यों मतलब आदिवासियों को मार रहे हो करके, तो 1876 2 मार्च को ये ब्लैक डे मनाया गया था। क्या, काला दिवस मनाया गया था। फिर उन आदिवासियों को संतुष्ट करने के लिए 8 मार्च को फिर यहाँ पे राजा ने फिर क्या किया, अंग्रेज़ों के को शांत करने के लिए और सूझबूझ से फिर 8 मार्च को जगदलपुर दरबार का आयोजन किया, मुड़िया दरबार बोलते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में गोपीनाथ के जगह में यहाँ पे नियुक्ति कर दिया गया था दूसरे उसको दीवान को। ठीक है, बस इतना ही है, मेन वही चीज़ था, इतना हमने देख लिया। ये बहुत ज़्यादा जनजाति शोषण कर रहा था, पता है, गोपीनाथ, इसलिए ये विद्रोह हुआ था। अब भूमकाल विद्रोह कब, 1910, बस लास्ट एक उसको देख लो, भूमकाल विद्रोह। ये भूमकाल विद्रोह है, कब हुआ था, 1910 में। कहीं न कहीं विद्रोह से ये समझ आ जाता है कि कितना अन्याय हुआ है हमारे अपनों के साथ, है ना। जो हमारे अपने थे उनके साथ कितना अन्याय हुआ, कितना अत्याचार हुआ कि ऐसी स्थिति आया। इस समय देखना, याद रखना, राजा बदल गए थे। ठीक है, इसके नेतृत्वकर्ता गुंडाधुर थे, लेकिन राजा यहाँ पे चेंज हो गया है। जो इस समय बस्तर का जो राजा था वो बदल गया है। ठीक, राजा कौन बन गया, तो रुद्र बन गए यहाँ पे। कौन, रुद्र प्रताप देव अभी राजा बन गए हैं। ठीक है, और नेता कौन बन गए, तो नेता को देखना, 1910 का नेता को बहुत ज़्यादा इसको पूछा जाता है, गुंडाधुर थे, नेता थे ये। और ये कहाँ के जमींदार थे, तो नेता नार के जमींदार थे। ठीक है, तो याद रखना, इसको पूछा था कहाँ के जमींदार थे, तो गुंडाधुर जो है नेता नार के जमींदार थे। ठीक है, नेता नार बोलो, नेगा नार बोलो, वहाँ के, है ना। और इसको बस्तर का जननायक भी बोला जाता है। ठीक है, तो बस यार इतना। इसमें जनजातियों के साथ में शराब बनाने पर प्रतिबंध लगा दिया, या वन इत्यादि के उसको शोषण करना चालू कर दिया, वनों की कटाई करके बाहर बेचते थे और इनको वन काटना प्रतिबंध लगा दिया। बहुत सारे इसके थे भूमकाल विद्रोह के, है ना। शराब वराब नहीं बनाओगे, घर में नहीं रखोगे, ये सब बातें यहाँ पे रखा गया। इसीलिए ये मतलब बस्तर के पुस्काल बाजार से चालू हुआ। प्रतीक चिन्ह क्या था, लाल मिर्ची, आम की टहनी दोनों थी। तो प्रतीक को याद रखना, 2 था, एक तो मिर्च था, लाल मिर्च प्लस आम टहनी, ये दोनों था इसका प्रतीक चिन्ह। कहाँ से प्रारंभ हुआ, ये कहाँ से हुआ, तो पुस्काल बाजार। याद रखना, किस बाजार के नाम कहाँ से चालू हुआ, तो पुस्काल के बाजार से ये प्रारंभ हुआ था। ठीक है, और प्रतीक चिन्ह क्या था, लाल मिर्च था। तो इतना याद रखना। मुखबिर कौन था, सोनू माझी इस विद्रोह में मुखबिर बन के बैठा था। और दमन किसने किया, तो कैप्टन गेयर को बोलते हैं। ठीक है, तो अंतिम सामना कहाँ पे हुआ था विद्रोह और अंग्रेज का, तो अलवार में हुआ था। अलवार में अंतिम सामना हुआ था। एक तरफ अंग्रेज थे, है ना, दूसरी तरफ आदिवासी थे या आदिवासी क्रांतिकारी थे। ठीक है,
ये दोनों के बीच में अलवार बाजार में इनका सामना हुआ था। ये क्या कहलाता है? अंतिम सामना। ठीक, तो ये सब इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। और उस समय कहना चाहिए कैप्टन गेयर को दमन करता बोले जाते हैं। इसका दमन किसने किया? तो कैप्टन गेयर ने इसका क्या किया था? दमन कर दिया था। ठीक है, तो आज हमने पूरी तरह से जनजाति विद्रोह वगैरह को ख़त्म कर दिया है ना, और बहुत सारा चीज़ हमने इसमें देखा, बहुत अच्छे से हमने इसको समझा। ठीक है, अब टीचरशिप में तो यार इतना ज़्यादा है नहीं। अगर तुम लोग मुझसे फुल लेंथ CGPSC CG पापा का कोर्स लिए रहते तो एक एक चीज़ों को, एक एक पॉइंट्स को ले लेके चलते, लंबा फुल लेंथ 1 साल मिलता। और अभी क्या है, टीचर भर्ती में एक क्वेश्चन आएगा और समय भी कम है, इसीलिए एकदम ज़्यादा नहीं घुस रहा हूँ, लेकिन फिर भी बहुत अच्छे से बताने का कोशिश किया हूँ, एक एक चीज़ों को बताया हूँ, और सारा चीज़ कहीं ना कहीं आपको मदद करेगा, कहीं ना कहीं हेल्प करेगा एग्ज़ाम में। ठीक है, जय हिंद।